स्वागत है आपका माइंड फर्स्ट फ्यूचर रेडी विद अमित कुमार सोनी हिंदी पॉडकास्ट में। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई जरूरी काम कर रहे हैं और फोन पर आया एक छोटा सा नोटिफिकेशन, बस एक पिंग, आपका पूरा ध्यान खींच लेता है? हर रोज होता है ना? या फिर किसी भीड़ भरी पार्टी में आप एक दोस्त से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चारों ओर का शोर आपको इतना परेशान कर रहा है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बिल्कुल। और ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर चल रही एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और तेज तर्रार प्रक्रिया है। और आज हम इसी प्रक्रिया की गहराई में उतरने वाले हैं। हम जानेंगे कि ध्यान का विज्ञान, द साइंस ऑफ अटेंशन, आखिर कहता क्या है। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प रिसर्च है, कुछ ब्रेन वेव्स पर, कुछ दिमाग के केमिकल्स पर, और कुछ ये भी समझाते हैं कि दिमाग के कौन से हिस्से इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं। हाँ, तो हमारा मिशन ये समझना है कि अटेंशन का ये पूरा इंटरनल मशीनरी काम कैसे करता है। क्या ये सिर्फ विल पावर का खेल है या इसके पीछे कोई गहरी न्यूरो साइंस है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही है कि हमारा दिमाग जानकारी को फिल्टर कैसे करता है। मतलब वो जो मशहूर कॉकटेल पार्टी प्रॉब्लम है, हाँ। जहां हम सैकड़ों आवाजों के बीच भी एक आवाज पर फोकस कर लेते हैं, तो क्या दिमाग पहले सारी बातें सुनता है, उन्हें प्रोसेस करता है और फिर तय करता है कि क्या जरूरी है, या शुरू में ही बाकी शोर के लिए दरवाजा बंद कर देता है? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब एक बहुत ही क्लासिक एक्सपेरिमेंट में छिपा है, जिसे हिलियार्ड पैराडाइम कहते हैं। हिलियार्ड पैराडाइम? हाँ, कल्पना कीजिए कि आपको हेडफोन पहनाए गए हैं। आपके एक कान में एक तरह की टोन, मान लीजिए बीप बीप बीप, लगातार आ रही है, और दूसरे कान में एक अलग पिच की टोन, जैसे बूप बूप बूप। ठीक है, दो अलग अलग ऑडियो स्ट्रीम्स एक साथ। एग्जैक्टली। और आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि सिर्फ एक कान की आवाज पर ध्यान दें, मान लीजिए दाहिने कान की बीप पर, और जब भी उसमें कोई हल्की सी अलग आवाज आए, जैसे थोड़ी धीमी बीप, तो आपको एक बटन दबाना है। दूसरे कान की बूप को नजरअंदाज करना है? उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करना है। अब रिसर्चर्स ये देखना चाहते थे कि जिस आवाज पर ध्यान दिया जा रहा है और जिसे इग्नोर किया जा रहा है, उन दोनों के लिए दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में फर्क दिखना कब शुरू होता है। तो यहाँ से कुछ दिलचस्प निकल कर आया होगा। दिमागी तरंगों ने क्या बताया? बिल्कुल। नतीजों में एक खास ब्रेन वेव पर ध्यान गया, जिसे N1 वेव कहते हैं। N1 वेव? ये N1 वेव किसी भी आवाज को सुनने के लगभग 100 मिलीसेकंड बाद दिमाग में दिखती है। और सबसे बड़ी खोज, वो आहा मोमेंट ये था कि जिस कान पर ध्यान दिया जा रहा था, उस कान में आने वाली आवाजों के लिए N1 वेव काफी बड़ी और मजबूत थी। अच्छा। और जिस कान की आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा था, उसके लिए ये वेव बहुत छोटी, दबी हुई सी थी। सिर्फ 100 मिलीसेकंड में? हाँ, सिर्फ 100 मिलीसेकंड में। इसका सीधा मतलब है कि हमारा दिमाग जानकारी को बहुत ही शुरुआती स्टेज पर ही फिल्टर कर देता है। वो उसे पूरी तरह समझने का इंतजार नहीं करता। वाह। इसी को अर्ली सिलेक्शन थ्योरी कहते हैं। क्या ये देखने, मतलब विजन के साथ भी ऐसा ही होता है? हाँ, देखने में भी काफी हद तक ऐसा ही होता है। जब हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं, तो उससे जुड़ी P1 और N1 वेव्स बड़ी हो जाती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सबसे पहली विजुअल ब्रेन वेव, जिसे C1 कहते हैं, उस पर ध्यान का कोई असर नहीं होता। C1? इसका क्या मतलब हुआ? C1 वेव को आप आंखों से दिमाग तक आने वाला रॉ वीडियो फीड समझ सकते हैं। अच्छा। ये पहला सिग्नल है। इस पर ध्यान का असर न होने का मतलब है कि फिल्टर इस रॉ सिग्नल के दिमाग में पहुंचने के ठीक बाद, लेकिन उसे पूरी तरह पहचानने से पहले ही काम करना शुरू कर देता है। समझ गया। तो हमारे दिमाग में एक बहुत तेज बाउंसर है जो तय करता है कि कौन सी जानकारी अंदर आएगी। पर सवाल ये है कि इस बाउंसर का बॉस कौन है? इस फिल्टर का स्विच किसके हाथ में है? अब हम दिमाग के कंट्रोल रूम में आ रहे हैं। इसके लिए हमें दिमाग के CEO यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को समझना होगा। ये दिमाग का वो अगला हिस्सा है जो फैसले लेने, प्लानिंग करने और अटेंशन को कंट्रोल करने जैसे सारे बड़े काम करता है। और इस CEO के नीचे भी कोई खास मैनेजर होगा जो ये ध्यान वाला काम देखता है? बिल्कुल। इस CEO का एक बहुत ही काबिल ऑपरेशंस मैनेजर है, फ्रंटल आई फील्ड्स या FEF। पहले माना जाता था कि इसका काम सिर्फ आंखों की मूवमेंट को कंट्रोल करना है, लेकिन अब रिसर्च बताती है कि FEF एक प्रायोरिटी मैप बनाता है। प्रायोरिटी मैप? ये सुनने में दिलचस्प लग रहा है। ये क्या होता है? ये एक तरह से दिमाग का गूगल मैप्स है, जो ये दिखाता है कि इस वक्त कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये तब भी काम करता है जब हम आंखें घुमाए बिना किसी चीज पर ध्यान देते हैं, जिसे कोवर्ट अटेंशन कहते हैं।
कमाल है। पर ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी मैनेजर दिमाग के दूसरे हिस्सों जैसे विजुअल कॉर्टेक्स को ये संदेश भेजता कैसे है? मतलब ये कम्युनिकेशन होता कैसे है? यहाँ एक बहुत ही सुंदर थ्योरी सामने आती है जिसे कम्युनिकेशन थ्रू कोहेरेंस कहते हैं। कम्युनिकेशन थ्रू कोहेरेंस? हाँ, इसे ऐसे समझे जैसे दो रेडियो को एक ही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया गया हो। जब वो सिंक में होते हैं तभी उनके बीच साफ कम्युनिकेशन होता है। अच्छा, तो दिमाग के अलग अलग हिस्से अपनी तरंगों को एक दूसरे के साथ सिंक कर लेते हैं एक ही ताल में? बिल्कुल सही। दिमाग के अलग अलग हिस्से जैसे FEF और विजुअल एरिया V4 अपनी इलेक्ट्रिकल तरंगों को एक दूसरे के साथ सिंक कर लेते हैं, खासकर गामा फ्रीक्वेंसी में। जब ये तरंगे एक साथ चलती हैं तो उनके बीच कम्युनिकेशन बहुत असरदार हो जाता है और जरूरी सिग्नल बढ़ जाते हैं। हाँ, और हाल की एक स्टडी में बीटा बर्स्ट्स का जिक्र है। बीटा बर्स्ट्स? ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में न्यूरॉन्स के एक साथ फायर करने का एक छोटा शक्तिशाली पैटर्न है। ये एक तरह का फोकस करने के लिए तैयार हो जाओ सिग्नल है। अगर कोई ध्यान भटकाने वाली चीज आने से ठीक पहले ये बीटा बर्स्ट्स होते हैं तो हम उस भटकाव को आसानी से नजरअंदाज कर पाते हैं। तो ये बीटा बर्स्ट्स एक तरह का दिमागी ब्रेस फॉर इम्पैक्ट है। मुझे लगता है मीटिंग्स के दौरान मेरे दिमाग को ये लगातार भेजने चाहिए। ये है। ये दिमाग के हिस्सों का तालमेल तो कमाल का है, पर इन सिग्नल्स को मजबूत या कमजोर करने के पीछे कोई केमिकल लोचा भी है क्या? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अब हम इस प्रक्रिया के पीछे की केमिस्ट्री को समझेंगे। यहाँ पर नॉरपेनेफ्रिन और डोपामाइन, ये दो बहुत शक्तिशाली न्यूरोकेमिकल्स का रोल आता है। नॉरपेनेफ्रिन और डोपामाइन? हाँ, इनका मुख्य काम सिग्नल टू नॉइज रेशो को बेहतर बनाना है। सिग्नल टू नॉइज रेशो मतलब जरूरी जानकारी यानी सिग्नल को बढ़ाना और गैर जरूरी जानकारी यानी शोर को कम करना। एकदम सही। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी आवाज सिग्नल है और बैकग्राउंड का म्यूजिक शोर है। ये केमिकल्स उस आवाज को बढ़ाने और म्यूजिक को कम करने में मदद करते हैं। तो इसका मतलब जितना ज्यादा डोपामाइन और नॉरपेनेफ्रिन उतना बेहतर फोकस। मैं बस एक कप और कॉफी पी लूं फिर? नहीं, ऐसा नहीं है। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। यहाँ एक इन्वर्टेड यू संबंध काम करता है। इन्वर्टेड यू मतलब उल्टा यू? हाँ, यानी कम भी खराब, ज्यादा भी खराब। जब इन केमिकल्स का लेवल सही होता है, ऑप्टिमल होता है, तो हमारा प्रदर्शन बेहतर होता है, फोकस तेज होता है। लेकिन अगर ये लेवल ज्यादा हो जाए तो, जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस या एक्साइटमेंट में? जब इनका लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति में, तो ये केमिकल दिमाग में अलग तरह के कम कुशल रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम बिगड़ जाता है। ओहो। वो ठीक से सिग्नल और नॉइज में फर्क नहीं कर पाता। तो यही वजह है कि जब हम किसी बड़ी डेडलाइन के तनाव में होते हैं या परीक्षा से ठीक पहले घबराए हुए होते हैं तो ठीक से सोच नहीं पाते। वो केमिकल्स फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान करने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में ये केमिकल्स हमारे दिमाग के CEO यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को ही ऑफलाइन कर देते हैं। समस्या ये है कि हमारा दिमाग डेडलाइन के तनाव और शेर के खतरे में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। ये तो कमाल की बात है। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो हमारी रोज की जिंदगी में कैसे काम करता है? ऐसा लगता है कि हमारे अंदर दो ताकतें लगातार लड़ रही हैं। एक जो कहती है काम करो और दूसरी जो हर फोन की घंटी पर भागती है। आपने इस लड़ाई को बिल्कुल सही पहचाना। एक्चुअली हम दो तरह से ध्यान देते हैं। एक है टॉप डाउन और दूसरा बॉटम अप। टॉप डाउन मतलब जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, हमारे लक्ष्यों से जुड़ा हुआ? हाँ, टॉप डाउन अटेंशन हमारी इच्छा से होता है। जब हम किसी लक्ष्य के लिए ध्यान लगाते हैं, जैसे कोई किताब पढ़ना, इसे शुरू होने में थोड़ा समय लगता है, लगभग 300 मिलीसेकंड, लेकिन हम इसे लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। और वो बीटा बर्स्ट्स भी इसी का हिस्सा हैं? हाँ, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का कंट्रोल और वो बीटा बर्स्ट, वो सब इसी टॉप डाउन सिस्टम का हिस्सा है। और बॉटम अप वो है जो अचानक हमारा ध्यान खींच लेता है, वो फोन की घंटी। बिल्कुल। बॉटम अप अटेंशन अपने आप होता है जब कोई बाहरी अनएक्सपेक्टेड या तेज चीज हमारा ध्यान खींचती है, जैसे फोन का बजना या किसी गाड़ी का हॉर्न। ये बहुत तेज और अनैच्छिक होता है, लगभग 120 मिलीसेकंड में, लेकिन ज्यादा देर तक टिकता नहीं। तो ये एक पुराना सिस्टम है जो हमें खतरों से सावधान करने के लिए बना था? एग्जैक्टली। ये हमारे दिमाग का सेंट्री या सेंटिनल मोड है
और आधुनिक टेक्नोलॉजी ने हमारे इस बॉटम अप सिस्टम को हैक कर लिया है। हर पिंग, हर वाइब्रेशन हमारे दिमाग को एक छोटा सा इमरजेंसी सिग्नल भेजता है, जिसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल। इसीलिए ये एक लगातार चलने वाली रस्साकशी है। मैं किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि टॉप डाउन है, लेकिन बाहर से हॉर्न की आवाज आती है जो बॉटम अप को खींच लेती है। और इस रस्साकशी में जीतता कौन है? अच्छी बात यह है कि हमारा टॉप डाउन सिस्टम हमारी इच्छा शक्ति बॉटम अप सिस्टम से आने वाले भटकावों पर काबू पा सकती है, लेकिन इसमें थोड़ा समय और दिमागी मेहनत लगती है। सही बात है। यही वजह है कि दिन भर भटकावों से लड़ने के बाद हम शाम को थका हुआ महसूस करते हैं। हाँ, हमने सचमुच में दिमागी ऊर्जा खर्च की होती है। तो चलिए इस पूरी कहानी का सार निकालते हैं। आज हमने ध्यान के विज्ञान को बहुत गहराई से समझा। हमने सफर शुरू किया दिमागे उस बिजली की तेजी वाले शुरुआती फिल्टर से, N1 वेव, जो सिर्फ 100 मिलीसेकंड में काम करती है। फिर हम कंट्रोल रूम यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तक गए और समझा कि कैसे प्रायोरिटी मैप और तरंगों का तालमेल हमें फोकस करने में मदद करता है। उसके बाद हमने फोकस के पीछे की केमिस्ट्री यानी डोपामाइन और नॉरपेनेफ्रिन के उस नाजुक इन्वर्टेड यू रिश्ते को समझा, जहां कम भी खराब और ज्यादा भी खराब वाला नियम लागू होता है। और अंत में हमने ध्यान के दो प्रतिस्पर्धी सिस्टम्स, टॉप डाउन और बॉटम अप की रस्साकशी को समझा। तो आज की चर्चा से एक बात साफ है, फोकस करना सिर्फ विल पावर का मामला नहीं है। ये एक जटिल न्यूरोबायोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसमें सही टाइमिंग, सही केमिस्ट्री और दिमाग के अलग-अलग हिस्सों के बीच एक नाजुक तालमेल शामिल है। और ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। हाँ, अगर हम इन मैकेनिज्म्स को, जैसे कि बीटा बर्स्ट्स को, और बेहतर तरीके से समझ सकें, तो क्या भविष्य में हम अपने ध्यान को सीधे तौर पर कंट्रोल करने के लिए दिमागी ट्रेनिंग या टेक्नोलॉजी विकसित कर सकते हैं? क्या हम अपने दिमाग के इस ट्रैफिक कंट्रोल को अपनी मर्जी से और बेहतर ढंग से निर्देशित कर पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और 5 स्टार रिव्यू दें। यह हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए। और हाँ, अपने उस एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें जिसको ये एपिसोड काम आएगा। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो अमित को लिंक्डइन पर या उनकी ईमेल amitsoni.id@gmail.com पे रीच आउट कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक याद रखें, बेटर माइंड्स बेटर वर्ल्ड। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।